अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात, दुआएं आप सभी के लिए कि दिन आपका आसान हो और अल्लाह ताला आपका और हमारा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। और साथ ही साथ सालगिरह की मुबारकबाद, जिनके लिए दिन बहुत खास है, उनकी आज हैप्पी बर्थडे, उनको मुबारकबाद दे देते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नया साल जिंदगी में आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अच्छी चीजें और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, और वो एक ख्वाहिश जो आप कई सालों से अपने लिए मांग रहे हैं या अपने किसी प्यारे के लिए, अल्लाह ताला इस साल उसके या आपके हक में रहते हुए उसे जरूर पूरा करे। जिनकी शादियां हो रही हैं, प्लान है या शुरू हो गए इवेंट्स, उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला जिंदगी का यह नया सफर आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत मुबारक रखे। अच्छा जी, कल था कायद-ए-आज़म डे भी और क्रिसमस भी था। बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेशन रही कल, सारा दिन लोग घूमते फिरते रहे। मेरी अपनी बर्थडे भी थी तो, लेकिन कल आपको कहीं जब जाना पड़ जाए, ऐसे जब खास इवेंट्स होते हैं, तो कल जो रश था सड़क पर, हर तरफ जो ट्रैफिक के हालात थे, और उसके बाद आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, क्या लंबी लंबी वेटिंग थी कि मैं तो बड़ा ही परेशान हुई। हम अक्सर सोच रहे होते हैं, अक्सर क्या, हम अपने हर जगह से हाय हाय हुई तो सुन रहे होते हैं, बड़ी महंगाई है, बड़े हालात खराब है, उफ अल्लाह ये कैसे गुजारा होगा। पर ऐसी जब चीजें मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला पता नहीं कैसे हमारा और आपका इतने अच्छे अंदाज में गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हमारी जो वो नाशुक्री है, वो हाय हाय जो है वो खत्म नहीं होती। बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको नजर आई, इसी वजह से कि जाहिर है ट्रैफिक जैम इसीलिए था कि खूब गाड़ियां थी, और उसके बाद जब आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं तो वहां बहुत रश था, अगर आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां बहुत रश था। लेकिन खैर, जब ऐसे ओकेजन पे जाना हो तो फिर थोड़ा सा टाइम, मैं कहती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा निकाल के जाना चाहिए। कल हमारी तो बहुत ज्यादा वाली ख्वारी हुई, और फिर वो जो हमारे ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम नहीं किया जाता, कुछ मुसीबत उसकी वजह से भी हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक ही इसका इशू था, हमें पता ही नहीं होता कौन किधर से आ रहा है, किसको जल्दी से कौन सा शॉर्टकट लेना है, सबको बहुत जल्दी पड़ी होती है। और ये सारी जल्दी जो है वो सिर्फ रोड पर याद आती है। उससे पहले जब हम घर में बैठे होते हैं तो घंटा घंटा, दो दो घंटा मजे कर रहे होते हैं, चले जाएंगे ना, क्या है अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर और रुको। लेकिन वो सारा रुकने का सिलसिला सिर्फ उस वक्त तक होता है जब आप घर में होते हैं, और रोड पे जाते ही पता नहीं हमें सामने वाली गाड़ी को देख के क्या हो जाता है कि इससे तो पहले मुझे जाना है। तो वो इस वजह से भी जो है रश का जो है आलम बड़ा खराब हो जाता है। खैर, कह ही सकते हैं कि ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करें, आपकी और हमारी अपनी सबकी सेफ्टी के लिए बड़ा जरूरी है, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इन प्यारे लम्हात को गुजारने के लिए जिंदगी का होना बड़ा जरूरी है, और जिंदगी का होना इसी तरह से हो सकता है कि आप जरा ख्याल करें, कम से कम ट्रैफिक का जरूर ख्याल करें। कल एक दो हादसा भी मैंने छोटे छोटे से देखे, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। खैर चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद राजपूत, ऑडियोलॉजिस्ट। उनका हंसेंगे कि फिर आपने मुझे डॉक्टर कह दिया, लेकिन अब उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये गुड, ये जबरदस्त बात थी। पहले तो मैं कहती थी, अब हमारी लिस्ट में भी यही आता है लिख के आपके लिए। मैंने एक्सेप्ट। नाराजगी में तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुशी से। डॉक्टर हारून उस दिन हमारे साथ शो में थे। हाँ जी। आमतौर पे जो बाहर के कंसल्टेंट होते हैं, ये अपने आप को डॉक्टर कहलवाना पसंद नहीं करते उस तरह। अच्छा, तो अब आप, हम जो ऑडियोलॉजिस्ट को डॉक्टर कहते तो ज्यादा बुरा मानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान में, आप भी एक्सेप्ट कर लें। चले चलो, नाराजगी के साथ नहीं कर रहे, जबरदस्त होगी बात। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहेब यूसुफी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम, खुश आमदीद करें। बिल्कुल, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं मेट्रो में आ रहा हूँ, बहुत अरसे पहले आया था। अच्छा, अब आपके शो में आया हूँ। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। शुरू करते हैं आपसे, बताइए जरा क्या हो रहा है आजकल। बस अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक बात की थी कि जी कुछ सर्जरीज ऐसी हुई थी चैरिटी की तरफ से, कॉकलियर प्लांट के, जिनके बच्चे अपनी एसेसरीज की वजह से परेशान थे, और हमने कहा था कि जब मुझे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी तो मैं 10 लाख के ज़कात के फंड से उन एसेसरीज के लिए काम करना शुरू करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्टेप में हमने शुरू कर दिया। 5 लाख रुपए ज़कात फंड के हमारे पास जमा हो गए माशाल्लाह। और कल मैंने अपने रोटरी गवर्नर से बात की, अपने क्लब की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह इसमें आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी में हम 10 लाख रुपए हमारे पास जमा हो जाएंगे, जो हमने यहाँ बात की थी। तो वो तमाम बच्चे जिनकी मुख्तलिफ चैरिटी ने कॉकलियर प्लांट किया हुआ है और वो अपनी एसेसरीज की वजह से उसको इस तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो फायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको सब्सिडी पे वो पार्ट्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे फर्ज कीजिए कोई पार्ट 50,000 का है तो हम उनसे 20,000 ले लिए, 15,000, जैसी जिसकी पोजीशन होगी, ताकि वो उसको यूज कर सके। एक काम तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की कॉकलियर प्लांट एडवांस बायोनिक की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो दुनिया में उस दिन बात हो रही थी, क्योंकि इम्प्लांट के बारे में अब इतना आपने सुन लिया है माशाल्लाह
पाकिस्तानी डॉक्टर से भी और पाकिस्तान के बाहर के डॉक्टर से भी, बिल्कुल। तो दुनिया में इस वक्त 3 कंपनी इम्प्लांट बना रही हैं। तो एक कंपनी की अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है माशाल्लाह, और बाकी दूसरी कंपनी की 4 सूबों की मेरे बिजनेस पार्टनर के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे पास है। माशाल्लाह, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो वाली बात आपके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानियां जो। अच्छा, आज मैंने सोचा ये था डॉक्टर शाहिद कि मैं ना आज थोड़ा सा हम उन लोगों की तरफ भी जाएंगे, हो सकता है किसी ने आज तक सुना ही ना हो हमारा प्रोग्राम, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। तो मैंने आज सोचा ये था कि आज हम बेसिक्स पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, फिर आपकी तरफ आएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई आज हमें पहली दफा देख रहा हो, ये किस काम की बात कर रहे हैं, कहाँ इन्होंने प्रोग्रेस किया है, कौन सा वो प्रोडक्ट है, उसकी बेसिक्स पे भी हम आज थोड़ी सी जरूर बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, स्किन के तो बड़े मसाइल आ जाते हैं सर्दियों में। बिल्कुल होते हैं, आपको पता है कि तो ड्राई फिर क्या वेदर होता है, मॉइस्चराइजिंग जो होती है वो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत कम है लोगों में कि जी मॉइस्चराइजर भी लगाना है, एक पार्ट ऑफ द नहीं वैसे बताओ डॉक्टर साहब, खवातीन में तो लड़कियों में बच्चियों में तो है, मर्द हजरात में नहीं है। उसी के हिसाब से बात करूं, असल में आप लोगों को तो बहुत सारी अवेयरनेस है, हमें तो सब कुछ पता है हमारा तो इतना सारा खर्चा इसी पे चला जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि ड्राई वेदर के अपने बहुत सारे फवाइद भी हैं, तो उसके साथ साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो उसके हिसाब से हम बेसिक स्किन केयर एडवाइस करते हैं कि ड्राई वेदर में थोड़ा सा मॉइस्चर रखें अपनी बॉडी को, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर रखें। आजकल तो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, सी फूड्स हैं, तो ये सब चीजें स्किन को हेल्दी टोन की तरफ लेके जाती हैं और बेसिक केयर करनी है। ऐसा कोई ये नहीं कि सुबह से लेके रात तक कोई रूटीन बनाना है, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन होगा तो ड्राई वेदर के अच्छे इफेक्ट्स ही आते हैं। किसी किसी की डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है स्किन, बेसिक वाली रहती नहीं है, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, पैचेस नजर आ रहे होते हैं, और वो अगर बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग ऐसा कोई लोशन ले भी लें जो बड़ा अच्छा ऑयल बेस्ड हो, वो भी उसको कवर नहीं कर पाता। मुझे लगता है शायद मेडिकेशन वाले हो जाते हैं। हो सकता है कि उनको कोई सेबोरिक डर्मेटाइटिस या कोई ऐसी स्किन एटोपिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उनको ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राइनेस आ रही हो फेस पे या बॉडी पे ना, तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि ये वेदर रेलेवेंट है या इनके साथ कोई डिजीज प्रोसेस चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर उनको मेडिकेशंस भी देनी पड़ती है। पर्टिकुलर सर्दी में ही हो रहा हो, वेदर में फिर वेदर रेलेवेंट ज्यादा होता है, लेकिन कुछ स्किन डिजीज ऐसी होती है जो वेदर से रिलेटेड होती हैं। तो बहुत सारी जैसे एक्जिमा है या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें वो ड्राई वेदर में ज्यादा एग्रीवेट करके आती हैं, ड्राई पैचेस स्किन पे आ जाते हैं। वो जैसे आप कह रही हैं स्पेसिफिक एरियाज बहुत ड्राई होते हैं, तो बेसिकली इस तरह के पेशेंट्स को भी हम एडवाइस करते हैं, जो मेडिकेशन डॉक्टर एडवाइस कर रहा है वो तो रेगुलरली लें, उसके अलावा मॉइस्चर इफेक्ट रखें और क्विक शावर्स लिया करें। हमारे कॉन्सेप्ट है कि पानी में जब बात लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा देर तक बात लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो भी लॉस हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहते हैं कि बालों को बहुत एक्स्ट्रा अगर आप शैम्पू करते हैं तो उस बालों का बिल्कुल सेम बिल्कुल ऐसा ही स्किन के साथ भी होता है। तो हमें उन चीजों को रोकना चाहिए, क्विक शावर्स लें, मॉइस्चर इफेक्ट रखें बॉडी में, तो बिल्कुल सही रहती है। अच्छा, सही है, ठीक है। बाकी अगर किसी को एलर्जी वाले इशू है तो फिर वो क्या नाम है, एलर्जी की कोई दवा या बिल्कुल जो वो हम उसको उसी तरह से हम उसको एक्सक्लूड करते हैं ना, कि अगर एलर्जी रिलेटेड ड्राइनेस आ रही है तो हम उसको एंटी एलर्जिक्स देंगे और मेडिसिन देंगे टॉपिकल, बहुत माइल्ड सी स्टेरॉइड्स भी देनी पड़ती हैं। अगर किसी को एक्जिमा है या कोई और स्किन डिजीज है तो उसके हिसाब से वो दी जाती है, तो उससे वो साइड इफेक्ट उसके सारे नहीं होते और वो हील अप कर जाती है ड्राइनेस। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। आज अब जरा मैं चाहूंगी डॉक्टर शाहिद आज बताएं कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, और लोग जो इतनी देर से सुन रहे हैं कि ये मशीन आ गई है और ये हो गया है, ये प्रोडक्ट आ गया, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम बेसिकली ऑडियोलॉजिस्ट हैं। ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो माहिर अमराज समात, मतलब हम किसी भी शख्स की, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, किसी भी एज में हो, उनकी समात जांचते हैं उन मशीनों के जरिए जो जदीद मशीनें इस वक्त दुनिया में अवेलेबल हैं। पैदा होने वाले बच्चे से लेके 100 साल तक या इससे भी ज्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं, अगर वो किसी भी तरह के समात के मसाइल में मुब्तला हैं तो हम उनके टेस्ट करते हैं। ठीक। और अगर उनका इलाज दवाओं से मुमकिन होता है तो उनको बता दिया जाता है, ऑपरेशन से मुमकिन होता है तो बता दिया जाता है। अगर उन्हें किसी तरह की डिवाइस की जरूरत होती है तो फिर उस पे ऑडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है, वो उसको मैनेज करते हैं, जिसमें कान का आला भी होता है और कॉक्लियर इम्प्लांट भी होता है। सही। तो आपने और हमारे व्यूअर ने देखा होगा कि जो लोग कम सुनते हैं वो कान का आला लगा रहे होते हैं, लेकिन अब जो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कॉक्लियर इम्प्लांट पे कर रहे हैं कि जो बच्चे पैदाइश तौर पर डेफ होते हैं, नहीं सुन रहे होते, या उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी वजह से समात बिल्कुल चली जाए तो उनको कॉक्लियर इम्प्लांट की जरूरत होती है। सही। तो ये सर्जरी पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे फ्री भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक महंगी सर्जरी है और प्राइवेट सेक्टर में भी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान में इस वक्त तक तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चों की फ्री सर्जरी हो चुकी है और मुख्तलिफ इदारे इस पे काम कर रहे हैं, तो हम भी इस शोबे से ही हैं। सही है। और अभी जो आपने बात की बच्चों की, वो बच्चे जो समाज से महरूम पैदा होते हैं उनके लिए भी आप कुछ कह रहे थे। पहले तो ये बताएं, मैं चाहूंगी बता दें कि बच्चों का बेसिक ये टेस्ट जरूर होना चाहिए, किस एज में होना चाहिए, क्योंकि आज हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, समझे एक तरह से रिवीजन क्लास है आज, तो जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कौन लोग होंगे जो उनको टेस्ट करेंगे, और किस एज तक हो ही जाना चाहिए, और कौन कौन से सिम्टम्स है कि अगर लग रहा है आपने नहीं कराया, घर में आने के बाद आपको लग रहा है कि बच्चे में शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, पूरी दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी समात का टेस्ट होता है, इसलिए कि जो बच्चा सुनता नहीं है वो आगे जाके बोलता भी नहीं है। तो हमें अपने घरों में कम से कम इतना जरूर कर लें कि एक चम्मच स्टील का और एक प्लेट लेके जब बच्चा पैदा हो तो उसके करीब करीब साउंड जनरेट करें, बच्चा कोई ना कोई फेशियल रिस्पॉन्स आपको देगा। उसके अलावा अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अब ये सहूलत मौजूद है कि ऑटोकेस्टिक इमिशन टेस्ट हो जाता है। ये तकरीबन 5-10 मिनट में दोनों कानों का हो जाता है। ठीक है, वहां जाके आप ये समात का टेस्ट करवा लें। अच्छा, ये टेस्ट कभी कभी रेफर होता है, मतलब रिस्पांस सही नहीं आते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बच्चा नहीं सुन रहा है। वो फिर ऑडियोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कि जी 3 महीने बाद दोबारा आ जाएं। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है कि वैक्स की वजह से या किसी और वजह से ये शो हो रहा होता है कि बच्चा नहीं सुन रहा, तो वो ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देख लेते हैं। और ये तब होगा जब आपने बहुत अर्ली करा लिया, बहुत छोटे बच्चे का? छोटे बच्चे का, बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेके, मतलब पहले दिन से लेके 1 महीने तक ये टेस्ट हो जाएगा। सही, 1 महीने तक अगर टेस्ट हुआ है और उसमें आपको नहीं आया कि आप बच्चा सुन सकता है सही से या नहीं सुन सकता, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा सही से नहीं सुन सकता, तो हो सकता है वो उसके कान में वैक्स की वजह से या कोई और प्रॉब्लम हो, तो ये टेस्ट रिपीट होगा। वो ऑडियोलॉजिस्ट बता देंगे कि टेस्ट रिपीट होगा। अच्छा, इसके बाद जब ऑडियोलॉजिस्ट को शक हो जाता है कि बच्चा किसी न किसी लेवल पे कम सुन रहा है, तो फिर उसका अगला टेस्ट बेरा या ASSR होता है। अच्छा, ये टेस्ट सुला के होता है। इस टेस्ट के बाद डायग्नोज हो जाता है कि ये बच्चे को हेयरिंग लॉस है। और इस बच्चे की एज क्या होगी? ये भी वो 1-2 महीने का? 1-2 महीने से शुरू किया जा सकता है। ठीक है। तो उसमें फिर ये पता लग जाता है कि बच्चा कितना सुन रहा है, कितना नहीं सुन रहा, आया इस बच्चे का दवा से इलाज हो सकता है या किसी ऑपरेशन से इस बच्चे की समात बहाल हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे की ना ऑपरेशन से कुछ हो सकता है और ना ही दवाओं से कोई इलाज मुमकिन है, तो फिर उसे कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ या हेयरिंग एड की तरफ रेफर किया जाता है। 6 महीने बच्चे को हेयरिंग एड लगा के ट्रायल लिया जाता है कि अगर बच्चा हेयरिंग एड से चल जाता है, वो कुछ सुनने लगता है, तो फिर तो हम हेयरिंग एड पे उसको रखते हैं, अदरवाइज हम मूव कर जाते हैं कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, पहले डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि दवा के साथ भी ठीक हो जाते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पहले मेडिसिन के थ्रू चेक कर लें, अगर मेडिसिन के थ्रू भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही और लग रहा है कि ठीक नहीं हुआ, तो फिर इसकी तरफ जाएं। असल में बच्चों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कान के पर्दे के पीछे पानी आ जाता है। ठीक है। उसकी वजह से बच्चा कम सुन रहा होता है, तो जब ये असेसमेंट के बाद ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। ठीक है, सही है। तो फिर 6 महीने के बाद जब 6 महीने का ट्रायल बच्चे का हेयरिंग एड का हो जाता है, तो ये समझे कि तकरीबन 60% बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दवाओं से, ऑपरेशन से और हेयरिंग एड से सरवाइव कर जाते हैं। ठीक हो गया। जो नहीं सुन रहे होते। सही, ठीक। 40% ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ लेके जाना होता है। अब क्योंकि एक महंगी डिवाइस है तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू होता है और फिर ये है कि 4 साल तक की उम्र में जो इदारे फ्री सर्जरी कर रहे हैं, वो अगर बच्चे 4 साल तक की उम्र का हो जाता है तो उसकी वो सर्जरी फ्री कर लेते हैं। क्योंकि एक महंगी डिवाइस है तो मुख्तलिफ ज़कात की मद में, डोनेशन की मद में और बैतुल माल की मद में ये सर्जरीज हो रही हैं। और जिन बच्चों का एज गुजर जाती है और उनके वालिदैन अगर उसको पेमेंट करके करवाना चाहें प्राइवेटली, तो 6 साल की उम्र तक भी करवा सकते हैं। अच्छा। 6 साल तक की उम्र में अगर आप करवा लेंगे तो आपके बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होना आसान है। हाँ। उसके बाद जो है लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अच्छा, जल्दी ऑन टाइम कराने का असल मकसद यही है क्योंकि जो सुनेगा वही बात कर सकेगा आसानी से। अगर जल्दी करवा लेते हैं तो बच्चा अच्छे से बोलने लगता है, साफ बोलने लगता है और जल्दी बोलने लगता है। ना सिर्फ साफ बोलता है बल्कि हमारी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब प्रोफेशनल। हाँ, बिल्कुल, वो जाहिर है। तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा हो जाता है वो। वो बच्चे नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं, नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हमें करना ही चाहिए कि सबसे अहम बात यह कि समात जो है वो कोशिश ये की जाए कि जब भी आपको लगे, जिस वक्त भी लगे कि आपके बच्चा, आपका बुजुर्ग कोई कम सुन रहा है,
उसकी समात का फौरन टेस्ट करवाएं, क्योंकि समात के अगर बड़ों में जो है नफसियाती मसाइल जन्म लेते हैं, और अब तो हैरी गेट को ब्रेन एड कहते हैं, ताकि इसलिए सही कहते हैं बिल्कुल। इसलिए कि अगर आप नहीं सुन रहे तो आपको भूलने की आदत पड़ जाएगी, और अगर आप ज्यादा सुन रहे हैं तब भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सुनने से तो बड़े मसले हैं डॉक्टर साहब। सिर्फ कम सुनने से नहीं है, ज्यादा सुनने से भी बहुत मसले हैं। असल में हम कम सुन के ज्यादा समझ लेते हैं। हाँ, ये बड़ा मसला है। हाँ। और कभी कभी वो भी सुन लेते हैं जो किसी ने कहा ही नहीं होता। ये भी बड़ा मसला है। ये ज्यादा बड़े मसले हैं, इनके कोई इलाज भी नहीं है। इनकी काउंसलिंग जरूर है। अच्छा, बड़ा सोच के काउंसलिंग करा ले। सही है, लेकिन कुछ लोग काउंसलिंग से भी नहीं सुधरते। लेकिन चले खैर। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बातों में बताया कि एक महंगी डिवाइस है ना, तो वो महंगी डिवाइस का हमको आइडिया भी तो देना है लोगों को कि एटलीस्ट इतना या कम से कम या मैक्सिमम आमतौर पे हाँ मेरा मिनिमम पे आ जाता है, मैक्सिमम को रहने कम से कम ये डिवाइस 25 लाख ठीक है में सर्जरी भी हो जाती है और स्विच ऑन भी हो जाता है और 1 साल की मैपिंग भी हो जाती है। Okay. अब इसके साथ साथ बच्चे की स्पीच थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, फिर वालिदैन और फैमिली उनको थेरेपी के लिए मेरे ख्याल आप लोगों के पास हमारे पास मैपिंग स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो थेरेपी करवाते हैं। ठीक है। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसकी सारी कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग जो मैपिंग कराती है उसकी एडजस्टमेंट, वो ऑडियोलॉजिस्ट का और कॉक्लियर इम्प्लांट पेशेंट का सारी जिंदगी का एक ताल्लुक होता है। ओके, सही सही। स्पीच थेरेपिस्ट तो 2-3 साल के बाद जब स्पीच डेवलप हो जाती है उनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि जब तक डिवाइस कान में है, ब्रेन में है, बॉडी में है, तो ऑडियोलॉजिस्ट से अगर कोई किसी का एल का साउंड क्लियर नहीं आ रहा तो आप स्पीच ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ए का साउंड क्लियर नहीं आ रहा तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो ऑडियोलॉजिस्ट से जिंदगी भर का साथ ताल्लुक है। सही सही। नहीं तो क्या ये डिवाइस ऐसी है कि हर थोड़े दिन बाद जाना पड़ेगा क्या? नहीं, एक दफा में नहीं है कि सब कुछ क्लियर आवाज आ रही है? देखिए, जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता साउंड दिया जाता है ताकि पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील ना करे, एक्सेप्ट भी करे उसको। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करने में खासा टाइम लगता है। ओके, तो जो और ये खासा टाइम कितना होता है? ये समझ लें कि तकरीबन पहला जो स्विच ऑन होता है ऑपरेशन के बाद वो 6 हफ्तों के बाद होता है। ओके, सही है, ताकि जख्म हील हो जाए। हमने जो अभी लास्ट एक सर्जरी आपको बताया जो पिंडी में करवा के आए थे, तो उसका स्विच ऑन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होने वाला है। आपने जिनको कहा कि आपने यहाँ लेके भी आना उनको? तो नहीं, वो 32 साल के पेशेंट थे, वो दूसरे थे। किसी को आपने कहा था कि किसी को लेके आना है? बिल्कुल, मैंने कहा था किसी को, लेकिन ये जो था वो ये 32 साल के पेशेंट थे जो सुबह उठे थे, उनकी हेयरिंग जिनके करवा के आए थे ना, तो उनकी नेक्स्ट वीक होने वाली है। तो पहला जो स्विच ऑन होता है वो 6 हफ्तों के बाद होता है। ओके, उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा बुलाते हैं, ग्रेजुअली उनका साउंड इंक्रीज करते हैं। अच्छा, सही। बच्चे जो होते हैं उनका शेड्यूल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और जो ऐसे लोग होते हैं कि जो अचानक जिनकी हेयरिंग चली गई, जिनकी लैंग्वेज डेवलप होती है, उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दूसरा एक चीज और, आपके प्रोग्राम में एक गेस्ट आई थी मेहर खान। अरे मैं चाह ही नहीं रही थी वो बात होती। आपका प्रोग्राम जो है दुनिया भर में, मुझे बड़ी कोई सैड न्यूज थी वो। मुझे पता है आपने कहा, मुझे वो जुमला उनका बार बार याद आता रहा कि आपने आना है, और मैंने उनको प्रॉमिस कर लिया था। मैंने कहा हाँ, लेकिन देखे नहीं पता होता इंसान का। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी, और मैं ऐसे प्लान कर रही थी अच्छा 1 महीने, फिर मैंने कहा थोड़ी सर्दी खत्म हो जाएगी फिर जाऊंगी। और वो शो यूके में आपका जो था वो बहुत ज्यादा देखा गया है, और अब उससे ज्यादा देखा जा रहा है वो शो जो है ना। तो आप यकीन करें कि मुझे ज़ाहिर मेरी तो बंदा की तरह थी, बिल्कुल, तो लेकिन उन्होंने भी हमारे काम को खासा प्रमोट किया और हमारे लिए डॉक्टर महर की बात कर रहे हैं हम। और बहुत मुझे भी खैर दुख बहुत ज्यादा हुआ था मुझे। अच्छा, ज्यादा दुख आपको जब ये होता है कि पता नहीं होता किसी का, आप ऐसे ही वादे कर लेते हैं दीदी मैं आऊंगी, मिलूंगी आपसे, जरूर मिलूंगी। और मजेदार बात यह कि जो जहां पर उनका स्कूल है वो मेरे घर से भी करीब था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बहुत करीब था, मतलब 10-15 मिनट की ड्राइव थी, तो मुझे जाना चाहिए था, लेकिन खैर अल्लाह नोज बेटर। लेकिन स्कूल चलेगा इंशाल्लाह, स्कूल चलता रहेगा। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन जाहिर है वो तो नहीं होंगे ना, वो वाली बात कि मुझे उन्होंने बुलाया था ना इतने प्यार से। तो खैर चलिए, अच्छा जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। स्किन के एक तो मसला भी हमने वेदर से रिलेटेड तो बात कर ली, लेकिन ऐसे भी बड़े स्किन के बड़े मसाइल हैं जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा मसला जो है वो स्किन का, जब सनबर्न होता है तो 2 टोन 3 टोन स्किन हो जाती है। उसके लिए क्या करें? एक तो सन ब्लॉक लगाएंगे, बस ये तो हमें पता चल गया, उसके अलावा और क्या क्या करें? बेसिकली हमारे यहाँ सिर्फ सन ब्लॉक ही को सन प्रोटेक्शन समझा जाता है। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपके प्रोटेक्टिव लेयर्स में आपके कैप भी आ जाता है,
एक सिंपल सा आपका अबाया, आपका दुपट्टा भी आ जाता है, जिसमें अम्ब्रेला का नहीं है हमारे यहाँ umbrella रिवाज, तो पता नहीं हमारे क्या क्यों बुरा समझते हैं इसको। पूरी दुनिया में है सिवाय पूरी कराची दुनिया के। में, पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इसको इतना बुरा नहीं। ऐसे देखते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वहाँ आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं जो आप सनब्लॉक के अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम लेयर्स कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के आपने कवर्स कर लिए अपने एक्सपोज एरियाज ऑफ द बॉडी को। ग्लव्स हो गए, जैसे ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने में अब आपका हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ग्लव्स पहन के भी ड्राइव करें, इसलिए जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो सन आप पे उधर उन हाथों में बिल्कुल, पड़ रहा होता है, तो बिल्कुल। आपके हाथ की टू टोन स्किन हो जाती है। सही। तो फीमेल्स तो फिर भी ग्लव्स पहनने की एक कॉन्सेप्ट रखती है, मेल्स में नहीं सिवाय बाइक राइडर्स के, वो भी अब आगे है इतना, तो उसके अलावा मतलब इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता। सही। तो सन प्रोटेक्शन तो जाहिर सी बात है आपको लेनी ही लेनी है, ठीक वो तो है। रोजाना आपकी जहाँ आपने सुबह होती है और आपने काम शुरू करना होता है, तो आपके पास एक अच्छा इफेक्ट भी होता है सन रेज का, जो बहुत जरूरी है, जिसमें विटामिन डी आपको नेचुरली मिलता है। Naturally तो हम चाहिए। ये भी नहीं कहते कि अपने आप को बिल्कुल हमारे यहाँ एज ए मिनरल कॉम अगर आप देखें तो इस कमरे में हम जितने लोग बैठे हैं हम सबका विटामिन डी लेवल बिल्कुल कम जी है। बिल्कुल। तो नॉर्मल रेंज पे रखने के लिए आपने अल्लाह ताला ने एक अपना इतना अच्छा एक जो निज़ाम बल्ब एक जलाया रखा हुआ है ना बिल्कुल सही बात सन की फॉर्म में, वो आपकी स्किन पे जब सनरेज पड़ती है तो नेचुरल विटामिन डी बनता है। बिल्कुल। तो सन प्रोटेक्शन इज गुड, लेकिन उसके साथ उसका एक्सपोजर इतना हो कि जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो वो भी जरूर वो लेना भी चाहिए। जरूरी है, ठीक लेकिन है। वही अपनी बात है कि हमारे यहाँ सन ब्लॉक तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको जो ये सनरेज पड़ती है इसकी वजह से फोटो एजिंग भी हो रही होती है, जी, बिल्कुल। यानी कि आप प्री मेच्योर एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हम सन प्रोटेक्शन के साथ कुछ मेडिसिन होती हैं जो रेटिनॉल बेस्ड होती हैं, या जो स्किन जो एज ग्रुप होता है उसके हिसाब से हम उनको स्किन प्रोटेक्शंस भी बताते हैं सही कि है। आपको अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रखना है। पिंपल्स हो जाते हैं गर्मी में, आपको पता है बहुत कॉमन कॉज होता है, तो वो भी एक्सपोजर ऑफ द हीट की वजह से हो रहा है। बहुत सारे रीजंस के अलावा एक रीजन वो भी बनता है। तो सन इज गुड, लेकिन उसके साथ उसके बेनिफिट्स एंड सारे प्रोज एंड कॉन्स को भी लेके सही। चलना पड़ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम उसी की बात कर लेते हैं जो टू टोन स्किन होती है, जी, तो जी, जी। सनबर्न इसके अलावा भी हो रही होती है ना बिल्कुल। लोगों को, तो उस अब कोई हम कॉमन से कुछ एक दो सीरम्स पे या क्रीम्स पे तो बात कर सकते हैं कि बिल्कुल। अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए या टू टोन को वन टोन करने के लिए बिल्कुल। कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसी चीज, जो कोई ऐसा सीरम, विटामिन सी आप बताएंगे या नायासिनामाइड या कोई भी ऐसा चीज आप बताएं जो लगाने के बाद जो है स्किन एक टोन में आ जाए, आएगी स्लो स्लो, बस जादू नहीं होगा, तो वो क्या क्या बेसिकली देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, टू टोन स्किन में हमें पहले ये एक्सक्लूड करना होता है कि ये सिर्फ मतलब सन की वजह से हो रही है या उनके कुछ और रीजंस भी हैं। जैसे झाइयां हो जाती हैं फीमेल्स में, बहुत कॉमन है, टू टोन स्किन है ना, पिगमेंटरी पैचेस इधर आ गए या नोज पे आ अच्छा, गए। ये झाइयां भी टू टोन स्किन में काउंट स्किन में आएगी ना, बिल्कुल। तो अब आपकी एक टोन है तो आपको कोई पिगमेंटेशन नहीं है। ओके। पिगमेंटरी पैचेस आ गए, हाइपो पिगमेंटेशन हो, हाइपो जो व्हाइट स्पॉट आ गए, ये भी अनइवन टोन है। ओके। इसी तरह से अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो वो भी झाइयां बढ़ गई हैं। तो ये इन सब चीजों को हमें देखकर उसको टू टोन स्किन को एक्सक्लूड करना होता है कि ये सिर्फ स्किन मतलब सन एक्सपोजर की वजह से हो रही है या इनका कोई डिजीज प्रोसेस भी चल रहा है स्किन पे। ओके। तो उसी हिसाब से फिर हम उनको एडवाइस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पिगमेंटरी पैचेस आ गए हैं तो फिर हम उनको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उनकी टोन इवन हो। ठीक है ना, एक आम टू टोन स्किन से हटके अब बात कर रहे हैं, हम हाइपर पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक तो है। उसमें हम उनको ओरल मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं जिसके अंदर विटामिन सी बेस भी हो सकती हैं, पिक्नो प्लस भी मेडिसिन हो सकती हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको फिर हमें उनको ओरल देना होता है ताकि जो उनकी जो मेलानिन होता है ना, जो जी, pigment जी, जी, cells जी, देते हैं, उसकी production, उसकी ठीक है। ओवर प्रोडक्शन को रोकना है हमें। ठीक है, ठीक तो हम ओरल दे रहे हैं, टॉपिकल भी दे रहे हैं, तो विटामिन सी बेस्ड बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, ग्लूटाथियोन बेस्ड मेडिसिन हैं, नियासिनामाइड्स हैं आजकल बहुत कॉमन। आजकल तो असल में इंस्टा ने ना सब चीजों को एक्सपोज कर हाँ, दिया है, तो हमारे पास हर पेशेंट आके पहले कह देता है कि ये लगा, ये तो मैं लगा चुका हूँ, तो ये नहीं लगाना नहीं उनको है, लगाना नहीं है, उनको ये तो मैं बताना 3 है। महीने से लगा रहा हूँ, कुछ और बताओ, कोई Exactly. ताजा कोई रिसर्च आई है तो। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो फिर उनको उनकी थोड़ी सी हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है, मैं उसको अच्छा तो नहीं कहूंगा, गूगल को डॉक्टर बन गया हर कोई। हाँ जी। पहले डॉक्टर के पास आके वो डॉक्टर को पढ़ाता है कि जी मुझे ये था और मैंने ये यूज कर लिया, अब आप बताइए। क्या जरूरत थी 5 साल 6 साल Exactly. डिग्री लेने की? तो हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर बनना सबसे आसान काम है। मैं भी इसी कोशिश में हूँ आजकल। जो भी होता है ना पूरी फौरन ट्राई डॉक्टर बन मैंने की सकता हुई है। है, पता नहीं वो डॉक्टर ने बताया ही नहीं उसके बाद क्या हुआ, तो चला बना तो रहे थे मुझे डॉक्टर, एग्जैक्टली। इंशाल्लाह एजाजी डिग्री जो वो कब तक मुझे मिल जाएगी, है कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, देखें। जिस दिन डॉक्टर इकबाल आफरीदी दिया है ना, हाँ जी। तो उस दिन इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अभी नहीं ऑन एयर नहीं करेंगे हम उसको ब्रेक में कर लेंगे मेरा ख्याल है।
जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, तो इस तरह से जो बातें हमारे पास गूगल डॉक्टर्स आते हैं तो पहले उनकी वही जैसे इन्होंने शायद ने भी कहा था कि हमें पहले काउंसलिंग करनी पड़ती है उनकी कि भाई आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए विटामिन सी की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है। तो अब फिर वो इस तरह से फिर उनकी अच्छा डॉक्टर साहब, काउंसलिंग ये जो आपने बात की है कि विटामिन सी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, ये वाकई में ऐसा है? हाँ, मतलब देखिए आपको मैं एक सिंपल सी क्योंकि मिसाल दूं। जो भी शख्स विटामिन सी मॉर्निंग में अगर लगाता है जी, जी। तो वो उसके बाद सन ब्लॉक और सन प्रोटेक्शन जरूरी है ना सारी उसके चीजें लिए। जी सारी मतलब एक पूरा रिजीम है ना, आपको उसको फॉलो करना है, फिर लगा वरना सकते हैं नुकसान भी है फायदा नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने शहद का जिक्र कुरान में किया है, लेकिन अगर किसी को शहद से एलर्जी है तो क्या जरूरी है कि वो शहद खाएगा? नहीं खाएगा ना। ओके, सही। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हारे लिए मस्ट है ये खाना। तो हम खुद भी इंसान है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमें चीज़ें अल्लाह ने दी है, ब्रेन दिया है हमें। तो इसी तरह से हम पेशेंट्स को भी समझाते हैं कि देखिए आपको अगर एक चीज़ से एलर्जी है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए मौजूद है। आपको उसको ज़रूर लगाना है कि आपने इंस्टा में उसका ऐड देख लिया था तो आपको हर हाल में नियासिनामाइड लगाना है। दोस्त थी तो जिसकी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, ये भी मसला ये भी होता है, ये भी होता है। ये जो कंपटीशन है ना, हाँ, स्किन बड़ी अच्छी हो गई। अच्छा वो दोस्त ये भी नहीं बता रही होती कि मैं विटामिन सी के अलावा भी बहुत कुछ लगा रही हूँ। लेकिन उसने एक बोल दिया। ये भी बहुत जरूरी होता है, आपको ऐसे सब तो कुछ थोड़ी बता देते। सारे सीक्रेट्स नहीं हो। ठीक है, हम डॉक्टर साहब से लेकिन सारे सीक्रेट्स लेंगे। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती। सो मेरी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले आपसे और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी विटामिन सी की। मैं तो अभी उस पर आ गई थी क्योंकि आपने कहा हाइपर पिगमेंटेशन जिनको होती है उनको विटामिन सी नहीं लगाना होती। मुझे ऐसा लगा, मतलब जैसे स्किन टोन है उसके हिसाब से उनको जैसे जरूरत है उसके हिसाब से। अब देखिए हमारे पास अब एस्थेटिक ग्रेड चीजें आ गई हैं। ये जो विटामिन सी होते हैं ये यूजुअली नॉर्मल परसेंटेज में भी होते हैं, जिसमें कोई आपकी हर प्रोडक्ट में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी जो यूज कर रही होती हैं उसमें भी विटामिन सी का एक परसेंटेज होती है। लेकिन जब हम उसको पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं या उसकी टोन को ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो विटामिन सी का जो परसेंटेजेस होती हैं वो जरा सा बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो वो स्किन को अगर सूट करता है तो उनको एडवाइस की जाती है। हम मेसोथेरेपी करते हैं, उसमें भी हम विटामिन सी यूज करते हैं। हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी यूज करते हैं मेसोथेरेपी। हम मेसोथेरेपी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों को आ गया है कि हम उसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ उसको यूज कर रहे होते हैं। तो अब अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है तो हम उसको ट्रांसजेमिक मेडिसिन भी यूज करवा रहे हैं, उसको विटामिन सी भी दे रहे हैं। हम उसको और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ उसको ट्रीट किया जा रहा है। तो लेकिन अगर किसी को किसी भी ड्रग से एलर्जी है तो हम उसका पहले पैच टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद वो लगाते हैं। उससे उसकी हिस्ट्री भी लेते हैं कि भाई आपको कोई और किसी किस्म की कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई लगाने से। तो सिर्फ विटामिन सी नहीं है, हर प्रोडक्ट में ये चीज हो सकती है। अगर चले किसी को एलर्जी नहीं है, हम हाँ, बेसिक केयर पे आ जाते हैं, बिल्कुल हम बेसिक केयर पे आ जाते हैं डेली रूटीन की, तो फिर उस वक्त तो आप विटामिन सी अलाउ करेंगे? बिल्कुल अलाउ करते हैं, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि आपकी इतने कॉस्मेटिक्स में भी विटामिन सी मौजूद होता है, बहुत सारी ऐसी। अब उसके लगाने के तरीके कार पे भी आ जाए डॉक्टर, वो भी बता दें। बेसिकली विटामिन सी जो होता है ना उसमें सिर्फ एक प्रोटेक्शन करनी होती है कि जब अगर आपने डे टाइम में लगाया है तो उसमें आपके सन प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, ठीक है। वो हर मेडिसिन, वो रेटिनॉल का भी होता है, वो विटामिन सी का भी होता है, वो नियासिनामाइड्स। आजकल मैं वो कॉमन नेम्स ले रहा हूं में भी, ये मैं पहली दफा सुन रही हूं। यूजुअली उसमें प्रोटेक्शन इसलिए कि कॉम्बिनेशन भी आते हैं ना बहुत सारे सीरम्स जिसमें विटामिन सी भी होता है, नियासिनामाइड भी होता है। अब आप ये तो नहीं कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा ना, हम अभी हम अलग अलग सीरम्स की बात कर लेते हैं ना। अगर कोई अलग से सिर्फ विटामिन सी लगा रहे हैं तो उसके बाद उसको प्रोटेक्शन देखिए। अगर वो रेटिनॉल लगा रहा है, उसने रात को अगर रेटिनॉल सीरम्स लगाए हैं तब भी उसको सुबह मॉर्निंग में सनब्लॉक लगाना है। विटामिन सी लगाया है तो तब भी उसको सनब्लॉक लगाना है। और वैसे रेटिनॉल अगर आपने रात में लगाया तब भी रेटिनॉल आपको पता है एंटी एजिंग भी होता है, तो उसमें वो बहुत हाई पोटेंसी भी होता है जो एडवाइस करते हैं हम, तो उसमें प्रोटेक्शन जरूरी होती है। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट्स है। नियासिनामाइड इज अ वेरी सिंपल मेडिसिन, वो उसको आप बिल्कुल लगा लें, कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ मेडिसिन में हमें प्रोटेक्शन लेनी होती है, तो उसके लिए फिर जरूरी है कि सनब्लॉक जरूरी है, अदरवाइज यू कैन यूज इट। देखिए हमारे पास जो रिजीम होती है ना वो इस तरह से होती है कि हम मॉर्निंग में एडवाइस करते हैं, आफ्टरनून में एडवाइस करते हैं, बेड टाइम एडवाइस करते हैं। तो वो इसी तरह से देते हैं कि अगर हम बेसिक जिनके साथ बहुत ज्यादा स्किन के बहुत इश्यूज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एलर्जी और प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा उनकी एज नहीं है, बिल्कुल, और हम उनको एक कॉमन लोगों को हेल्प आउट करने के लिए बताएं कि ये 2-3 चीजें जो है वो लगा लें ताकि उनकी स्किन बेटर रहे, तो उसमें आप रेटिनॉल करेंगे? रेटिनॉल एडवाइस नहीं करते। जैसे अगर नॉर्मल स्किन है, आपने जैसे कहा यंग एज है, उसमें जरूरत नहीं होती। कह रहे अब आजकल तो कह रहे हैं अगर आप यंग एज में भी ये सब, अब देखें वही वाली बात है, ये सोशल मीडिया वाले लोग बिगाड़ रहे हैं, मार्केटिंग वाली बात है ना। हमारे यहाँ तो वही बात है ना कि कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि रेटिनॉल की भी हर जो जितने भी सीरम्स यूज किए जा रहे होते हैं
उनका एक एस्थेटिक ग्रेड होता है, यानी कि उसका एक मेडिसिनल परसेंटेज होती है, और एक होती है नॉर्मल न्यूट्रल जो कॉस्मेटिक ग्रेड्स होते हैं, उसमें वो यूज़ की जा रही होती है। आपकी बहुत सारी स्किन केयर रूटीन्स में जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैं कंपनीज के नाम नहीं ले रहा, जो मल्टीनेशनल बनाते हैं, वो भी रेटिनॉल बेस दे रहे होते हैं, रेटिनॉल ये डाल रहे हैं। यस एग्जैक्टली। तो वो लेकिन उसकी परसेंटेज 0.01% है, तो बहुत लाइट परसेंटेज में है ना। तो लेकिन अगर दे रहे हैं हम उसको हाई डोजेज में दे रहे हैं 5% में, 10% में, 50% में, तो जाहिर है फिर उसकी डोजेज चेंज हो गई है, तो उसके साथ प्रोटेक्शन भी चेंज हो गई है, और उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं। तो आपने अगर जैसे बात की बेसिक स्किन केयर, आपको क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करनी है, सिंपल। वो आपके पास रूटीन में जो जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, आपने स्किन टोन के हिसाब से लेनी है। ऑयल फ्री लेना है आपने, अगर आपकी ऑयली स्किन है, न्यूट्रल है नॉर्मल स्किन केयर के हिसाब से, ड्राई है तो थोड़ी मॉइस्चर लेवल लेनी है आपने। ये कॉस्मेटिक्स में भी बात आ जाती है, ये स्किन केयर में भी बात आ जाती है। हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कॉस्मेटिक्स भी जो यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होना चाहिए। ब्रांड्स कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप जरूर होना चाहिए वो। तो अब अगर ड्राई स्किन वाला जो है वो ऐसी प्रोडक्ट यूज कर रहा है जिससे ड्राइनेस बढ़ रही है, तो उसको नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। ऑयली स्किन वाला है, अगर वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसकी ऑयलीनेस बढ़ रही है, उसको पिंपल्स होने के और चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उसको ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करनी है, उसमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, उसमें ऑयल फ्री मेकअप्स भी आते हैं, उसमें ऑयल फ्री मेडिसिन भी आती हैं, फेस वॉशेस भी आते हैं, सब चीजें हैं। तो वो आपको अपनी स्किन टाइप को जरूर देखना है, उसके हिसाब से आपने अपना डेली स्किन केयर और इंसान मतलब कोई भी अपना बगैर डॉक्टर को दिखाए खुद से अंदाजा कर सकता है। हमारे तो बगैर डॉक्टर को दिखाए काम कर रहे होते हैं। जब बिगड़ते हैं डॉक्टर साहब, आप तो सारे बड़े तंज में बैठे, गूगल, सोशल मीडिया, इंस्टा, डॉक्टर साहब सीधे जवाब ही नहीं, हम तो रोजाना फेस कर रहे होते हैं ना, तो मैं इसलिए मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो आते ही कहते हैं। तो मैंने एग्जैक्टली अब मैं आपसे पूछ रही जी बिल्कुल। अब इंसान को अंदाजा वैसे हो जाता है अपनी स्किन का? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो क्योंकि कभी कभी आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ड्राई है और वो ड्राई दिखा भी रही होती है, बिहेव भी ड्राई कर रही होती है, लेकिन 2-4 दिन बाद वो एकदम उसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका कोई पिंपल निकल आता है। तो फिर ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन में कहलाएगी या किसी वजह से कोई? हम अगर कॉम्बिनेशन स्किन को बताएं तो बड़ा सिंपल सा है कि टी जोन आपका ऑयली हो सकता है, ये नॉर्मल या ड्राई हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कभी कभी जिनको जो टी जोन के अलावा मैं बात कर रही हूं, बिल्कुल उसके अलावा भी हो सकता है, यानी कि वो हो सकता है कि अब वेदर से भी कुछ चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे नॉर्मल स्किन होती है, लेकिन वही नॉर्मल स्किन जो होती है ड्राई वेदर में ड्राइनेस देने लगती है। तो आपने वेदर को भी नोट करना है कि उसमें आपके किस सीजन में आपको किस तरह की आपको स्किन टाइप की जरूरत है, यानी कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और वो आप नॉर्मल यूज कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब कहें, डॉक्टर साहब को दिखा दे खुद से इलाज नहीं, बिल्कुल करें। हमारा मैंने कहा ना, जब चीजें एक हद से बढ़ जाती है तब डॉक्टर के पास जाया जाता है, वरना सब कुछ खुद हो रहा है। कम कर लेना। एग्जैक्टली, ये बात भी सही है। हाँ जी डॉक्टर। अच्छा, हम अब बच्चों पर तो हम आ गए थे, छोटे बच्चों का टेस्ट किस एज में हो जाना चाहिए, यहाँ तक हमने बात कर ली थी, और किस एज में फिर उनका ट्रीटमेंट भी हो जाना चाहिए। बड़ों में जैसे अभी आपने एक पेशेंट का जिक्र किया, सुबह उठे, अक्सर हम उन पे बात भी कर चुके हैं और वो चली गई उनके समाज, ये वाले मसाइल, इस पर भी मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। उनकी एज क्या थी वो भी बताइए। उनकी एज तो 32 साल थी। ठीक है। लेकिन हमें जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में तो हर साल हेयरिंग असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जब स्कूल गोइंग बच्चा शुरू हो जाता है, तो जब आप क्लास में महसूस करें, टीचर्स के लिए है कि जो बच्चा कम देख रहा होता है उसका तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन कम सुनने वाले बच्चे का अंदाज़ा नहीं होता। अगर आपका बच्चा जब आप उससे सवाल कर रहे हैं और वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा है, सवाल के लिए रिपीट करवा रहा है, तो टीचर्स को चाहिए कि वालिदैन को कहें कि बच्चे के समात का टेस्ट करवाएं। इसी तरह जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, जब आप उनसे कोई बात कर रहे हो, कहते हैं जी बेटा क्या कहा, अगर वो रिपीट करवा रहे हैं और फ्रीक्वेंटली रिपीट करवा रहे हैं तो फिर आपको अपने वालिदैन का समात का टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद तो बाकायदगी से समात का टेस्ट होना चाहिए, या फिर आप उन इदारों में जॉब कर रहे हैं जहाँ शोर ज़्यादा होता है तो आपको समात का टेस्ट करना चाहिए, या किसी ऐसी जगह आप जॉब कर रहे हैं जो बिल्कुल रोड फेसिंग है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, तो भी आपको समात का टेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये स्कूल गोइंग बच्चों में, कॉलेज के स्टूडेंट्स में इनका ये मस्ट होना चाहिए ताकि उनकी लर्निंग मुतासर ना हो जाए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, उसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस आने, हमारे साथ बने रहेगा। अच्छा ठीक है, शॉपिंग का प्रोग्राम है तुम्हारा? ठीक है, बिल्कुल चलते हैं यार, कल तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो ठीक है अब मेरे ख्याल वीकेंड पे चलते हैं। अरे हम तो लाइव आ चुके हैं, ठीक है बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक एक बार फिर से। आप देख रहे हैं मुस्कुराते सब और मैं हूं अरसला ताहिर। यहाँ पर आपसे बात कर लेती हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त यू फ़ोन के हवाले से। अब नहीं होगी किसी भी स्टोरी की सैड एंडिंग, क्योंकि यूफोन 4G के पास डाटा बहुत है और मेरे पास भी इसीलिए डाटा बहुत है, इसीलिए मैं इस वक्त वीडियो कॉल पर भी थी। अब सोनी और माहिवाल भी मॉडर्न हो गए हैं,
सोनी मिलाती है वीडियो कॉल टू हर माहीवाल क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है और ये डेटा आपके पास भी हो सकता है यूफोन 4G की सहूलत को अवेल करने के बाद, और आप भी वीडियो कॉल पर लंबी लंबी बात कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रही थी। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और डॉक्टर साहब आपसे अभी हम जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो मेरे ख्याल एजेस पर हम आ गए थे, किस किस एज में? 40 के बाद आप कह रहे थे कि सबको चाहिए अपने टेस्ट जो है समाज के कराते रहे। ठीक है, कराते रहे। और अगर आपको महसूस होता है कि आपके वालिदैन, बुजुर्ग और बच्चे कम सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अपने आप डिवाइस ना खरीदें किसी मेडिकल स्टोर से। सही है, क्योंकि डॉक्टर को वो डिवाइस जो है मजीद आपकी समात मुतासिर करती है और फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि हम डिवाइस जो लगाएंगे वो भी आपको फ़ायदा नहीं करेगी। अच्छा, इतना हेयरिंग लॉस बढ़ जाता है, उससे शोर डिवाइस की वजह से। डिवाइस की वजह से रिपीट करें उसको। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है जब वो उन्हें लग रहा होता है कम सुन रहे हैं तो ना वो असेसमेंट करवाते हैं, वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से कोई डिवाइस ले लेते हैं और वो अपने कान में लगाते हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शुरू में उनको आवाज़ आ रही होती है और शोर भी साथ साथ आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती, फिर जब उनके कान मज़ीद ख़राब होते हैं और वो किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनका इतना लॉस बढ़ चुका होता है कि या तो उनको बहुत महंगी और ज़्यादा पावर की डिवाइस लगानी पड़ती है और या फिर डिवाइस के भी काबिल वो नहीं रहते। फिर उनके पास सिर्फ एक ही हल रह जाता है कि उनका कॉकलियर इम्प्लांट किया जाए। तो बराए मेहरबानी आप अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने दोस्त जिसको भी ये महसूस करें कि वो कम सुन रहा है तो उसका बाकायदा असेसमेंट करवाएं और उस असेसमेंट के बाद जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, अगर दवा से हो रहा हो तो ठीक है, वरना अगर आला लगवाना हो तो किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाकर। ये जो आप कह रहे हैं दवा से जब एज ज्यादा हो जाती है उसके बाद भी दवा से ट्रीटमेंट पॉसिबल है? अगर कान में ऐसी खराबी है, पस आ रहा है, उसकी वजह से कम सुन रहे हैं, पर्दा डैमेज हो गया उसकी वजह से कम सुन रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका ENT में ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर आपका परमानेंट हेयरिंग लॉस हो गया तो उसमें आपको डिवाइस लगेगी। तो वहाँ जब डिवाइस लगवाएं तो किसी प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट से लगवाएं, बाकायदा असेसमेंट करवा के लगवाएं और वारंटी वाली डिवाइस लगवाएं कि जिसकी लाइफ भी ज़्यादा हो और जिसको, क्योंकि डिवाइस खासी महंगी है तो आप अच्छी जगह से लें और वारंटी के साथ लें। और उसमें ये गुंजाइश होती है जो कंप्यूटराइज डिवाइस होती हैं या नॉन कंप्यूटराइज के, अगर आपका हेयरिंग लॉस बढ़ रहा है तो आप वॉल्यूम के ज़रिए या कंप्यूटराइज सेट के ज़रिए एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इनके प्राइसेस पे भी बता दें कि देखिए डिवाइसेस जो शुरू हो रही है, क्वालिटी चीप तो मत बताइएगा क्योंकि आप कह रहे हैं जो सस्ती ले रहे हैं तो उससे तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, जैसे इसमें एक ऐड ऑन करूंगा, जैसे ई कॉमर्स पे आजकल जो बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि इतनी मीगर क्वांटिटी में इनके बहुत ही लो कॉस्ट में वो चीज़ें एडवाइस कर रहे होते हैं, उसमें शायद ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए ये तमाम वो डिवाइस जिस तरह ग्लासेस होते हैं, आप प्लस के ग्लासेस तो लेके क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, 50% लोग वो बगैर टेस्ट करवाए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो आमतौर पे जी ग्लासेस के बारे में ये है कि वो चश्मे की दुकान पे 1 नंबर 2 नंबर का लिखा होता है और वो उसको देख लेते हैं। लेकिन डिवाइस जो सर ने कहा कि जिस तरह ये लोग ऑनलाइन फ़रोख्त कर रहे होते हैं, वो डिवाइसेस बहुत हार्मफुल हैं, वो ना ली जाएँ। बाकायदा किसी ऑडियोलॉजिस्ट को दिखा के उससे ली जाएँ। डिवाइसेस जो है 12,000 से शुरू होती हैं और एक डिवाइस 3-3, 4-4 लाख तक की है। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि जितनी ज़रूरत है एज के हिसाब से, अगर कोई बच्चा लर्निंग स्टेज में है, उसका हेयरिंग लॉस जितना है तो उसके मुनासिबत से उसको डिवाइस लगाई जाएगी तो वो आसानी से सीख सकेगा और लाइफ में अपनी कंफर्ट लाइफ गुजार सकेगा। अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा बात सुनने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ आवाज़ आती है तो उनको अब ये इशू भी नहीं होता कि डिवाइस कैसी लगेगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। यंग एज में हमें ये भी होता है कि पता ना लगे, इनविजिबल डिवाइस होनी चाहिए तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्मेटिक में आ जाती है वो। सही। तो ये कि ऑडियोलॉजिस्ट सिलेक्ट करते हैं कि भाई आपको कौन सी डिवाइस आपके लिए कंफर्ट रहेगी, तो आप ऑडियोलॉजिस्ट से मशवरा करें और किसी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट से जो है डिवाइस लें। ठीक है डॉक्टर साहब, ग्लूटाथायोन खाना है कि लगाना है? अब तो पीना भी है। हाँ, पीना है। सही है। ग्लूटाथियोन इज ए गुड मेडिसिन। असल में ये एंटीऑक्सीडेंट है। एक्चुअली लोगों को, मैं तो खैर मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं मेल फीमेल, तो उनको पहले इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ग्लूटाथियोन कोई मिरेकल नहीं दिखाएगा। ग्लूटाथियोन फिर भी अभी तक लोग यही समझते हैं। एग्जैक्टली, वो तो समझाना पड़ता है ना, ये आप वाली बात आ जाएगी कि फिर सारा कुछ मना कर रहा हूँ तो वो पहले आएंगे, वो ऑथेंटिक जगह पे आएंगे तो फिर हम उनको सही एडवाइस दे सकेंगे ना। तो
ग्लूटाथियोन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे देते थे। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में दिया गया, किन लोगों को लॉन्ग टर्म में दिया गया? जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते थे या कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनके अंदर इम्यूनिटी वीक होती थी, उन लोगों को ये लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म से मतलब ये साल दिया गया, 1.5 साल दिया गया। तो उसमें ये देखा कि उनकी स्किन भी हल्का सा पेल होने लगी। उस पेलनेस को वाइटनिंग के तौर पे मार्केट किया जाने लगा। अब उसमें कैप्सूल्स भी आ गए, इंजेक्टेबल्स भी आ गए, क्रीम्स भी आ गई, ड्रिंक्स भी आ गए। जैसा जैसा वो मार्केट होती है ना, स्प्रेड करती है, तो उस हिसाब से फिर वो फार्मास्यूटिकल्स जो है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये कब वर्स्ट हो जाता है इसका वर्स्ट हो या अगर आपने डोज सही दी है बॉडी के हिसाब से तो वर्स्ट का कोई नहीं? इफेक्ट नहीं। अब वो फिर वही वाली बात, जो लोग खुद से ले रहे हैं ना, खुद से उनके लिए जो ले बताएं कि ये कौन सी एक स्टेज है कि ये वर्स्ट हो गया, इसने आपको खराबी पैदा की। देखिए, इसकी एक अच्छी बात यह है, फ्रेंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, कि इसके बहुत ज्यादा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। मैंने सुना था किडनी विडनी के देखिए, प्रॉब्लम्स वो होती उस वक्त होती है जब ओवरडोज में लिया जाता है। ओवरडोज में लिया जाता अब ये है। ओवरडोज किसने डिसाइड करना है? हाँ, डॉक्टर ने। पहले मैं आपसे कहलवा रहा हूँ, वरना आप कहेंगे कि मैंने नहीं कहा, ये तो ये कह रही है, मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूँ। नहीं, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। याद आ जाता है। एग्जैक्टली। तो वो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि जब हम जो नहीं, फिर भी मैं चाह रही हूँ आप एक मॉडरेट अमाउंट अगर हम बताएं तो हम मतलब प्रिज्ञान से फायदा तो हो ना किसी को। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, गूगल की तरफ ना जाए ना, प्रिज्ञान से फायदा जैसे हमने कहा 500 mg एक सेफेस्ट डोज होती है। 500 mg एक सेफेस्ट डोज होती है जिसको लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा लेंगे तो फिर वो आपके अपने रिस्क पे है कि आपको इसका इफेक्ट हो रहा है कि एडवर्स इफेक्ट। ये जो मैं किडनी की बात करी थी, ये है बिल्कुल होता है। देखिए, किडनी एक पैनाडोल से भी इफेक्ट करती है अगर ओवरडोज में ली जाए। ओके ओके ओके। तो ये किडनी का तो फंक्शन ये कि जो भी मेडिसिन जाएगी उसने उसको मेटाबोलाइज करके निकालना है जिस्म से, और अगर ओवरडोज में आ रही है तो वो डैमेज कर रही है, वो लिवर को भी डैमेज कर रही है, वो किडनी को भी डैमेज कर रही है। हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है, वही वाली बात आती है ना कि घर में जो मेडिसिन पड़ी है, अच्छा ये हो रहा है, खा लो। तो वो सारी चीजें हमारे सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक चीज है जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन होती जा रही है। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा जो अब बीमारियां हो रही हैं उसकी शायद एक वजह ये भी है, क्योंकि लोग छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक बिल्कुल देखा जो दवा है इसने दी थी उसने दी थी, देना शुरू कर दिया, फिर वो किसी और हमारे यहाँ तो पान वाले भी पैनाडोल बेच रहा होता है। हाँ बिल्कुल, वेरी कॉमन थिंग। आप उसके पास चले जाओ, उसके पास पड़ी होगी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसमें एज ए मिनासुल कौम हमें कुछ सोचना है। हेल्थ केयर कमीशन सब सारी कहना चाहिए सूबों में बने हुए, उनको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है कि किस चीज की अवेयरनेस दें। सिर्फ ये नहीं कि छापे मारे, अवेयरनेस भी दें कि ये बहुत जरूरी है कि ताकि लोगों को पता चले। और टीवी पे ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है, टीवी और आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इसके ये दो धारी तलवार है, आप इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन वो हम जो पॉजिटिव चीजें उस पर नहीं कर रहे हैं उसको यूज। ठीक है, बस वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। आपने 500 mg ग्लूटाथियोन इजाजत दे दी है, सेफेस्ट है, क्रीम में भी है, ओरल में भी है, टॉपिकल में भी है, सब 500 mg वो किसी एक सेफेस्ट डोज होती है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो आता है कि जी विटामिन सी ले लें, ये भी ठीक है, सब ऐड ऑन कर सकते हैं, जरूरी है कि नहीं है? ये भी ऐसे ही विटामिन सी उसको एनहेंस करता है, तो हम ये विटामिन सी एडवाइस करते हैं। ओरल विटामिन सी भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन। और यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा।